आज का एनालिसिस है हिंदुस्तान जीत का और यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हालांकि शेयर्स काफ़ी नीचे गिर रहा है, अपने 200 डीएमए से भी ये नीचे है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अभी क्या कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर यहाँ पे बाइक अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो भी देख लेंगे, और अगर आप इसको लेकर बैठे हैं और यहाँ पे होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए, उसका भी डिस्कशन हम लोग एक बार कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ में कुछ है कि नहीं है। तो अगर न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 दिन पहले रॉयटर्स ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट्स हिंदुस्तान जिंक प्लान टू स्प्लिट कंपनी। ओके। नेक्स्ट फिर रॉयटर्स ने वही बोला था, इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट्स हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, वही सेम है सोर्सेस से का। नीचे फिर आया है मार्च 15 में कि इंडियाज हिंदुस्तान जिंक फॉल्स टू ओवर 1 ईयर लो, ठीक है, एक साल के लो में ये आ गया, मतलब 52 वीक लो ये बना चुका है। एक बार इसका हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसमें कि न्यूज़ में क्या लिखा है, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैज़ रिजेक्टेड द माइनस proposal टू स्प्लिट into different units as it is not convinced such a move would boost shareholder value, a government officer said on Friday, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो स्प्लिट करने की प्लानिंग थी, उसको रिजेक्शन मिल गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे कोई शेयर होल्डर का वैल्यू यहाँ पे उससे इंक्रीज नहीं होने वाला है। बाकी और भी इसमें न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे ठीक है इसको पढ़ सकते हैं एक बार। हम लोग चलते हैं अभी अर्निंग और रेवेन्यू के सरप्राइज़ में, और देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट को इसने क्या कैसा सरप्राइज़ किया है। तो अगर अर्निंग एंड रेवेन्यू सरप्राइज़ देखा जाए तो इसका जबकि दिसंबर रिजल्ट जो है वो आ गया था 19th जैक 24 को, और अर्निंग के केस में इसने 1.05% पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया, और रेवेन्यू के केस में इसने माइनस 1.93% के हिसाब से इसने नेगेटिवली सरप्राइज़ किया है। तो न्यूज़ नेगेटिव है, उसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं ठीक है, अर्निंग तो स्लाइटली 1% के हिसाब से है, लेकिन रेवेन्यू जो है 1.93% के हिसाब से इसने ठीक है नेगेटिव सरप्राइज़ किया है। तो कहा ये जा सकता है कि मार्केट को सरप्राइज़ भी इसने नेगेटिवली ही किया है। तो ये हम लोगों ने न्यूज़ और मार्केट सरप्राइज़ देख लिया। अब हम लोग इसका चलते हैं एनालिसिस करते हैं, और हमारा एनालिसिस 3 पैरामीटर्स पे होता है। पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फंडामेंटल, और तीसरे में हम लोग एफआईआई और डीआई डेटा हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आया गया है, वैसे ही मुझे तो पैटर्न यहाँ पे दिख गया, और मेरे ख्याल से आपको भी दिख ही गया होगा। अगर नहीं दिखा है तो फिर एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा क्या कैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है कहीं न कहीं ये 332.90 एंड 330 आप मान के चलिए, और 345, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस एरिया है। कैसे ये पता चला वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जो है मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट में हिंदुस्तान जिंक मंथली टाइम फ्रेम पे ये अप था, ठीक है, एकदम से ये अप गया, और अप जाने के बाद यहाँ से इसने क्या किया, ये यहाँ से रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद ये सीधे डाउन आया। डाउन आने के बाद ये फिर से ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर से वही सेम प्राइस पे जाता है, और सेम प्राइस पे जाने के बाद ये फिर से रिजेक्ट होता है, और वो रिजेक्ट होने के बाद ये अच्छा खासा यहाँ पे ठीक है नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद यहाँ से फिर ये उठने की कोशिश करता है। ये उठता है, और उठने के बाद ये सेम लेवल पे जाता है, वहाँ पे कुछ समय ठीक है, ये टाइम पास वहाँ पे करता है, और उसके बाद फिर से वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये फिर से यहाँ पे अप जाता है, और एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे देता है, और फिर से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अभी ये ट्रेड इसी तरह से कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करूँ तो मेरे ख्याल से आपको सामने दिख ही रहा होगा। अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन-सा पैटर्न बना है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न आपका बना है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वो कहा जाता है, वो पैटर्न बना है। कैसे बना है? इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है इसमें अ, शोल्डर्स होते हैं, और हेड एक होता है जो कि थोड़ा ठीक है बड़ा होता है। तो ये पहला आपका
शोल्डर बन गया और ये जो है आपका हेड हो गया, ये आपका हेड है यहाँ पे, इसको हेड कहेंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे बना है ये फिर से आपका शोल्डर बन गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर जो है सिर्फ 2 ही बनने चाहिए, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट खाली बनने चाहिए, नहीं, यहाँ पे भी देखिए यार छोटा-छोटा शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। तो मछली टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं आएगी जब तक ये जो है 345 लेवल को क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज ना कर दे। जब तक क्लोज नहीं करता है यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रही है। और अगर आप इसको होल्ड कर बैठे हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 240 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए अगर आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे तो, या फिर आपका एनालिसिस यहाँ पे गलत हो गया है तो ये 240 आपका स्टॉप लॉस अभी है। अभी यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब ये 345 लेवल को क्रॉस करके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा। और अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो फिर वहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो टारगेट कुछ नहीं, इसने जितना डिप लगाया है वहाँ से हम लोग इसका देखेंगे कि कितना ये इंक्रीज किया है। तो यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से ये कितना परसेंटेज दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग गए हैं 345 तक हम लोग जाएंगे। तो 132% के आसपास ये अपने को बता रहा है, तो 132 का लेवल आप यहाँ पे लगा सकते हैं और वो लेवल लगा के आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 132 कहाँ पे बन रहा है तो फिर ये जो है 100 थोड़ा सा और यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एंड दीजिएगा, मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और फिर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 132 हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है 132। तो 132 कहीं ना कहीं 826 आ रहा है, यानी 825 मान के चलिए कि ये आपका मंथली टाइम फ्रेम पे टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट तभी रखना है जब ये 245 को ये ऊपर क्लोज करे ग्रीन कैंडल में, तब आप जो है यहाँ पे यह है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के भरोसे आप जो है आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, आपको यहाँ पे जस्ट वेट एंड वॉच करना होगा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, अब हम लोग एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और बात वहाँ पे भी कर लेते हैं। बट वीकली टाइम फ्रेम में एक बार हम लोग ये ड्राइंग्स यहाँ पे हटा देते हैं और हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बट यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो बना है कहीं ना कहीं आपका 365 पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका 365। तो देखिए प्राइस जो है ऊपर गया था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने एक शोल्डर बनाया, एक शोल्डर बना के दूसरा शोल्डर फिर से बनाया, फिर जो है यहाँ पे ये तीसरा शोल्डर बनाता है और फिर एक हेड, बड़ा सा हेड बनाता है यहाँ पे। और हेड बनाने के बाद ये फिर से कहीं ना कहीं अभी जो है शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करें तो फिर एक और यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे नज़र आती है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन हो। कैसे पता चला ये मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीक सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया था, ठीक है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया है और जैसे ही ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये जो है यहाँ पे वही जो सपोर्ट था वो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया था। रेजिस्टेंस बनने के बाद ये फिर से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लगाता है, फिर ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर सपोर्ट लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट तो लगाता है लेकिन वो सपोर्ट जो है मतलब सपोर्ट के नीचे ये क्लोज कर रहा है, ठीक है। अगर इस रेड कैंडल की हम लोग बात करें तो ये इसकी क्लोजिंग 289 मीन्स हमारा 293 है, बट 289 के नीचे 89 पे इसने क्लोज दिया है। तो कहा मतलब यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे अभी वेट करने की ज़रूरत है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ देखना चाहिए।
अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो है आप कहीं न कहीं यहाँ पे इसका 235 तक रखिए, और अगर 235 के नीचे ये क्लोज होता है तो कोर्स वहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की, अभी यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है दिख रही है। तो डेली टाइम फ्रेम एक बार हम लोग चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले सारा ड्राइंग टूल हम लोग इरेज करते हैं और फिर से यहाँ पे इसको एनालिसिस करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, और जूम करने पे यहाँ पे अच्छा खासा अपने को एक मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम लोग यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जो किया है, ठीक है, यहाँ पे कैंडलस्टिक्स बहुत ही छोटे-छोटे हो गए हैं। बस ज़ूम करने का पर्पज़ ही यही था कि आपको यहाँ पे ठीक है, कुछ यहाँ पे शो करना था जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे गेम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो फिर यहाँ पे बार-बार जो है यहाँ पे सपोर्ट बना है, और 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बना है। तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया था इसने, वो सपोर्ट लगाने के बाद ये आया नीचे, थोड़ा नीचे गया, फिर सपोर्ट उसी को माना जा सकता है, फिर ऊपर से नीचे गया, फिर यहाँ पे जो सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस बना, अगेन फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, और इस बार ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर वही जो लेवल था वही अभी सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा आया था, फिर सपोर्ट बना था, यहाँ पे भी थोड़ा आया, फिर सपोर्ट बना, अगेन आया, फिर सपोर्ट बना, और अभी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है फिर सपोर्ट ये यहाँ पे बने। तो एक तो ये तो ब्रॉडर फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, रिसेंट अगर कैंडल्स यहाँ पे देखें तो फिर ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं मैं आपको एक बता देता हूँ, पैटर्न भी बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखें तो एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ किया तो उसने मैक्सिमम मैक्सिमम जो है उसने पॉइंट यहाँ पे क्या किया है, मैक्सिमम ट्रेंड लाइन को टच किया है कैंडल स्टिक्स ने। कैसे टच किया है वो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये था, ठीक है, इसको टच किया है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे टच किया, फिर दूसरा यहाँ पे टच किया है, फिर यहाँ पे टच किया, मीन्स उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, वहाँ पे जाके वो गिर जा रहा है, वहाँ पे नीचे गिर जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए नीचे गिरा, यहाँ पे भी देखिए नीचे गिरा। तो हो सकता है जब जब ये इसकी प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए तो हो सकता है वहाँ से गिर जाए, वहाँ से गिर जाए, वहाँ से गिर जाए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ पे फॉर्म का सिचुएशन बना ही रहेगा, भले ही वो 2-4 दिन थोड़ा-सा अप मूव दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली उसको गिरना ही है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस यहाँ पे कहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों तीनों टाइम फ्रेम देखा, और तीनों टाइम फ्रेम में मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसके लिए हमें अभी वेट करना होगा। ना ही वीकली टाइम फ्रेम पे कोई टाइम फ्रेम बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ना ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आ रही है, ना ही डेली टाइम फ्रेम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे यहाँ पे फॉल ही अपने को दिख रहा है ऐसा, ठीक है, मेरा एनालिसिस यहाँ पे कहता है। तो हम लोगों ने तो ये सब देख लिया, न्यूज़ भी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इसका अर्निंग और मार्केट सरप्राइज जो भी है, रेवेन्यू सरप्राइज जो भी है वो भी नेगेटिव ही है। और अभी लास्ट 2 पैरामीटर्स अभी बचे हैं जो कि फंडामेंटल है, और उसके बाद हमारा एफआईआई डीआई डेटा है वो भी एक बार देखेंगे, और फाइनल में क्या कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता भी दूंगा। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसका करंट प्राइस अभी 295 चल रहा है। हाई लो इसने 344 और 285 लगाया है। मार्केट कैप इसका 1,24,647 है। और अगर अभी हम लोग नीचे यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका 1 ईयर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 ईयर में ऑफकोर्स ये जिगजैग ही चल रहा है, और ये अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे कोई शेयर्स ट्रेड करता है तो वहीं से ये शेयर मेरे लिए क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको अब पता चली गया होगा। अब 3 इयर्स में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 इयर्स में भी वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये 200 डीएमए और 50 डीएमए को ही उसके आसपास ऊपर नीचे क्रॉस करके जिगजैग ही यहाँ पे चल रहा है। 5 इयर्स में अगर मैं बात करूँ तो 5 इयर्स में भी वही आपको दिख रहा है, कहीं न कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बताया था, अब तो आपको यहाँ पे साफ दिखने ही लगा होगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है, और जब तक इसका प्राइस, ठीक है, जो मैंने आपको लेवल बताया है मंथली टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र नहीं दिखेगी।
चलिए चार्ट हमने देखे, एक बार हम लोग इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोस में क्या है कि ये जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे रहा है, जो कि 25.6% के हिसाब से है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 3 साल में इसलिए 29.8% के हिसाब से दिया है। कंपनी का जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि 165% है। और अगर आप डिविडेंड वाले शेयर्स ढूँढते हैं तो फिर ऑफकोर्स ये अच्छा हो सकता है, लेकिन प्राइस में आपको यहाँ पे निराशा देखने को मिलेगी। कॉन्स पे अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 9.04% के हिसाब से महंगा ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर्स ने अपना जो होल्डिंग है उसको 99.4% प्लेस किए हैं। अगर मैं कहूँ 100% प्लेस किए तो इसमें कहना कोई भी गलत नहीं होगा। तो दो यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक्स दिख गए हैं। पहला तो अ, एक तो ये है कि ये अपने 250 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहाँ से रिजेक्शन इसको मिल गया। दूसरा है कि प्रमोटर ने इसको प्लेस करके रखा है, जो कि 100% ऑलमोस्ट है। तो ये दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक है वो मुझे दिखा, जिस कारण ये मेरे लिस्ट में नहीं आना चाहिए। पीयर कंपेरिजन अगर करें तो ऑफकोर्स ये रैंक 1 में आता है। इसका सेक्टर नॉन फेरस मेटल्स है, इंडस्ट्री में माइनिंग मिनरल्स और मेटल है। तो ये रैंक 1 में आते हुए भी ये मेरे लिए रिजेक्ट ही रहेगा। बाकी रीजन यहाँ पे आपको देना होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर 2023 में इसका सेल्स 6792 था, और अभी दिसंबर 2023 में 7310 हो गया है। ऑपरेटिव प्रॉफिट इसका 3139 था और अभी 3520 हो गया है, यानी इंक्रीज हुआ है दोनों के केस में। इन द सेम वे पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो तो 2313 था और अभी 2678 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट 17372038 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ हो गया। तो यानी क्यू क्यू बेसिस पे तो ये इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा है। एक बार हम लोग इसका वाई वाई बेसिस पे भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं। सेल्स जो था इसका दिसंबर 2022 में 7866 था और अभी 7310 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4408 से 3520, ये भी डिक्रीज है। 4408 नहीं था, ये 3707 था, ठीक है, 3707 था और अभी 3520 हो गया है, ये भी डिक्रीज हुआ है। पीबीटी इसका 3187 से 2678, ये भी डिक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट इसका 2157 से 2038, ये भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल वाई को वाई बेसिस पे इसका रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि हालांकि अच्छा है। अब एक बार हम लोग इसका एफआईआई और डीआई डेटा देख लेंगे और फाइनेंशियल कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग आ गए हैं। और प्रोमोटर्स की अगर सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर्स 64.92 और 6492 मीन्स सेम है। प्रोमोटर्स एफआईआई 0.75 से 0.69 हो गए हैं। तो यहाँ पे एफआईआई ने अपनी स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। डीआईआई ने 2.98 से 2.97 किया है, यानी इन लोगों ने भी अपने 0.01% के हिसाब से स्टेक डिक्रीज किया। गवर्नमेंट 29.54 से 29.54 सेम है। पब्लिक 1.81 से 1.88 हो गए हैं। तो अगर मैं तीनों डेटा को ठीक है कंबाइन करूँ, ठीक है, टेक्निकल देखूँ, फाइनेंशियल रिजल्ट देखूँ वाई ओ वाई बेसिस पे, और एफआईआई और डीआई डेटा देखूँ, तो एफआईआई डीआई डेटा तो यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, अपने को साफ दिख रहा है। वाई बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। ये दूसरा दिखा। और टेक्निकल में हम लोगों को वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, और सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि मंथली टाइम फ्रेम है, लेकिन उसके लिए भी अपने को अभी वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हर तरफ से मुझे तो यहाँ पे सेल ही नज़र आ रहा है। बाकी डिसीजन में आप पे अब छोड़ता हूँ। तो ये था हम लोग का हिंदुस्तान जिंक का कंप्लीट एनालिसिस। मेरे ख्याल से आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। और ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आपका एनालिसिस मेरे से डिफरेंट हो सकता है। मुझे इतना समझ में आया, मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अ, एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है, तभी यहाँ पे कुछ किया जा सकता है।